हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। रामीजा सादी के पीछे पीछे खान मेंशन के अंदर जाती है। सादी एक मुलाजमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, रफिया बाजी रफिया बाजी। रफिया बाजी जल्दी से आ जाती है और सादी के सामने अपना सर नीचे कर खड़ी हो जाती हैं। सादी बड़े आराम से बोलता है, रफिया बाजी आप इनको दुआ का कमरा दिखा दे। फिर अपना रुख रमीजा की तरफ करते हुए बोलता है, तुम इनके साथ चली जाओ, मुझे कुछ काम है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, शाम में मिलते हैं। रामीजा मुस्कुराते हुए रफिया बाजी के साथ चली जाती है। वहीं किचन से आदिल जी जो अभी बाहर निकली थी, उनकी नजर रमीजा पर पड़ती है। वो रमीजा को देखते हुए सादी से पूछती है, रमीजा यहाँ कुछ हुआ है क्या? दुआ ठीक तो है? सादी अदीला जी को देखते हुए बोलता है, मामा रिलैक्स, सब ठीक है। दुआ अपनी फैमिली को मिस कर रही थी तो मैंने सोचा रमीजा को उससे मिला देता हूँ, उसे अच्छा फील होगा। अदीला जी मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा आपने तो ये बहुत अच्छा किया। सादी अदीला जी से बोलता है, मामा मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतना बोल सादी स्टडी रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। स्टडी रूम। सादी अपनी किंग साइज चेयर में बैठा हुआ था। वही उसके सामने उसका असिस्टेंट रहीम खड़ा था। इस वक्त सादी का ऑरा बहुत ज्यादा कोल्ड था, जिससे उस रूम में ठंड का एहसास हो रहा था। और वही सामने खड़े रहीम को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो डरते हुए बोलता है, स स स सर। शादी गुस्से में बोलता है, ये क्या स स लगा रखा है, जल्दी बोलो, क्या बोलना है? मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए जिंदगी भर तो यहाँ नहीं बैठा रह सकता। रहीम अपने चेहरे में आया पसीना पोंछते हुए बोलता है, मिस फरेहा आपसे मिलना चाहती हैं। वो अपनी नजरें उठाकर सादी का चेहरा देखता है, जो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। रहीम जल्दी से अपनी निगाहें नीचे कर लेता है। फरेहा का नाम सुनकर शादी के एक्सप्रेशन और कोल्ड हो जाते हैं। वो गुस्से में रहीम से बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरे सामने उस कैरेक्टरलेस लड़की का नाम मत लेना। क्यों मिलना चाहती है वह मुझसे? रहीम को तो सादी की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे इस ठंड के माहौल में भी पसीना आ रहा था। वह अपने पसीने को पोंछते हुए बोलता है, सर उनके पास आपके लिए कुछ ऑफर है। ऑफर का नाम सुनकर सादी के फेस में एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, तो उस कैरेक्टरलेस फरेहा के पास सादी खान के लिए ऑफर है। चलो ऑफर का तो पता लगाना पड़ेगा। इस वक्त सादी के चेहरे में एक मिस्टीरियस मुस्कान थी, जिसे समझ पाना सबके लिए मुश्किल था, सिवाय खुद उसके। सादी दोबारा कोल्ड आवाज में बोलता है, कहाँ मिलना है उसे? सर उन्होंने आपको 1 घंटे के अंदर 5 स्टार होटल के रूम नंबर 605 में बुलाया है। रहीम एक ही सांस में यह बात बोल देता है, क्योंकि उसे इस बात से डर भी लग रहा था। सादी को जिससे भी मिलना होता था, वो खुद जगह और टाइम डिसाइड करता था। और यहाँ तो एक लड़की ने सादी खान को एक रूम में बुलाया है, वह भी होटल के। सादी यह सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, चलो इस कैरेक्टरलेस लड़की के ऑफर को भी देखते हैं। आखिर क्या ऑफर इसके पास सादी खान के लिए? सादी और रहीम दोनों खान मेंशन से निकल जाते हैं। दुआ के रूम के बाहर रफिया बाजी रमीजा को छोड़ते हुए बोलती है, बीबी जी यह है दुआ बीबी का रूम। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। रमीजा दुआ के रूम में नॉक करती हैं, लेकिन नहीं अंदर से कोई आवाज आती है और ना ही गेट खुलता है। रमीजा दोबारा नॉक करती हैं, फिर भी गेट नहीं खुलता है। रमीजा धीरे से बोलती है, बेबी इट्स मी, प्लीज गेट खोलो ना। तुम्हारी यह खामोशी मुझे बहुत दर्द दे रही है, प्लीज खोलो। रामीजा की आवाज सुनकर दुआ जल्दी से गेट खोलती है और उसे अंदर का दोबारा गेट बंद कर देती है। रामीजा को देखा दुआ ने, जो अपने अश्कों को बामुश्किल रोक रखा था, एक बार फिर बहने लगते हैं। रामीजा दुआ को अच्छे से बेड में बैठा देती है, फिर उसे शांत कराते हुए बोलती है, बेबी शांत हो जाओ, तुम ऐसे कैसे रो सकती हो? प्लीज शांत हो जाओ, तुम तो मेरा स्ट्रांग बेबी हो ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे यह शक मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। अपने भाइयों का भी तो ख्याल करो, उन्हें कितना हर्ट हो रहा होगा तुम्हारे इन अशकों को देखकर। प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन दुआ के तो अशक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रमीजा समझ जाती है, दुआ को अभी बोलना मुनासिब ठीक नहीं है। वो अभी सोचने समझने के कंडीशन में नहीं है। रामीजा दुआ को अपने गले लगाए उसे उसके अश्क बहने देती है। रात भर अपने अशकों को बहाने से दुआ की आंखें पूरी लाल हो गई थी। दुआ रात भर सोए भी नहीं थी, उसकी आंखें पूरी लाल रखी थी। थोड़ी देर में दुआ शांत हो जाती है। रामीजा दुआ को शांत देख बोलती है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। दुआ पहले अपना सर हाँ में हिलती है, फिर न में हिलाती है।
रामीजा दुआ को देखती हैं, जिसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसने अपना वही बॉटल ग्रीन कलर का शिमरी गाउन पहना हुआ था। रोने की वजह से दुआ की नीली आंखें और नाक पूरी लाल हो गई थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। रामीजा दुआ को देखते हुए बोलती हैं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और अपने ये कपड़े चेंज करो। मैं तुम्हारे लिए अपना हाथों से बना तुम्हारा फेवरेट पास्ता लेकर आती हूँ। दुआ रमीजा की बात मानकर अपना सर हाँ में हिला देती है और बाथरूम में चली जाती है। रमीजा भी दुआ के रूम से निकलकर नीचे आ जाती है। उसे सामने ही हाल में मिन्हा जी और अदीला जी सोफे पर बैठी दिखाई देती हैं। रामीजा को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। वह पहली बार खान मेंशन आई थी और सीधा दुआ के रूम में चली गई थी। रामीजा मिन्हा जी और अदीला जी के पास जाकर उनसे सलाम करती है। वो जैसे ही वहां से जाने को मुड़ती है, मिन्हा जी रमीजा को रोककर बड़े प्यार से बुलाती हैं। रमीजा बेटा हमारे पास बैठिए। रामीजा उनके पास चली जाती है और उनके पास बैठ जाती है। क्या हुआ बेटा, आप हमसे बात नहीं करेगी? हम भी तो आपकी दादी जैसी हैं, हमसे भी बात कीजिए। मिन्हा जी बड़े प्यार से रमीज के सर में हाथ फेरते हुए बोलती हैं। रामीजा को पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मिन्हा जी का इतना अच्छा नेचर देखती है तो मुस्कुराते हुए बोलती है, दादी ऐसा नहीं है, हम आपसे आप सबसे क्यों नहीं बात करेंगे? दुआ ने कुछ खाया नहीं है ना, हम उसके लिए पड़ता बनाने जा रहे थे। अदीला जी बोलती है, बेटा आप क्यों बना रही है? रुके, मैं किसी मुलाजिम से बोलती हूँ, वो बना देंगी। रामीजा अदीला जी को मना करते हुए बोलती है, नहीं आंटी, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम अपना काम किसी से करवाएं। हमें आदत नहीं है अपना काम किसी से करवाने की, हम अपना काम खुद ही करते हैं। और दुआ को मेरे हाथ का पास्ता खाना पसंद है, मैं वही उसके लिए बनाने जा रही हूँ। अदीला जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आप हमें आंटी क्यों बोल रही है? हम दुआ की मामा हैं ना, वैसे ही हम आपकी भी मामा हैं। अगर आपने हमें आंटी बोला तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अदीला जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं। रामीजा भी मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके मामा। इतना बोल रमीजा वहां से चली जाती है। अदीला जी जाती हुई रामीजा को देखते हुए मिन्हा जी से बोलती है, अम्मी जान देखे कितनी प्यारी बच्ची है। मिन्हा जी भी उस साइड देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है। रामीजा किचन में इधर उधर पास्ता बनाने के लिए सामान देखती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो थक कर वहीं खड़ी रफिया को देखते हुए बोलती है, रफिया बाजी आप मुझे पास्ता के लिए सामान दे दीजिए। रफिया जो बहुत देर से रमीजा से बोल रही थी, बीबी जी आप क्यों बना रही हैं? आप हमें बताएं, हम बना देते हैं। लेकिन रामीजा ने उन्हें मना कर वहां से जाने को बोला था, लेकिन रफिया बाजी वहां से नहीं गई थी। रफिया बाजी रमीजा को सामान दे देती है। रामीजा दुआ के लिए पास्ता बनाने में मशगूल बिजी हो जाती है। 5 स्टार होटल, रूम नंबर 605। सादी जो रूम के बाहर खड़ा था, वो रूम खोल सीधा अंदर दाखिल हो जाता है। उसका चेहरा इस वक्त डार्क था। वहीं एक लड़की सोफे में बड़ी अदा के साथ बैठी थी। उसने मुश्किल से थाई तक आती शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर उसकी स्लीव्स भी नहीं थी। वो ड्रेस उसे छुपा कम और रिवील ज्यादा कर रही थी। सादी उससे नजरें फेर पूछता है, कहो क्या ऑफर है तुम्हारे पास मेरे लिए, जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? फरहा सादी को अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए बोलती है, पहले आप बैठिए तो मिस्टर सादी, फिर मैं बताती हूँ ना मेरे पास क्या ऑफर है। सादी गुस्से में बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं तुम्हारी बेतुकी बातें सुनूं। जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। फरहा सोफे से उठकर सादी के बिल्कुल करीब आ उसकी गर्दन में अपनी उंगली चलाते हुए बड़े ही सेडिक्टिव वॉइस में बोलती है, मिस्टर सादी खान, आप जिस प्रोजेक्ट को लेने के लिए यह इतनी मेहनत कर रहे हैं, वह प्रोजेक्ट मेरी मुट्ठी में है। मैं वो प्रोजेक्ट आपको दे सकती हूँ, बस एक रात मेरे साथ और वह प्रोजेक्ट आपका। सादी गुस्से में उसकी उंगली पकड़ मोड़ देता है, जिससे उसकी उंगली टूट जाती है। हाउ डरे यू टू टच मी, ओनली माई साइलेंट गर्ल हैज द राइट टू टच मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे छूने का हक सिर्फ मेरी साइलेंट गर्ल का है। तुम जैसी लड़की को मैं अपने आसपास भटकने ना दूं। तुम्हें मैं कैरेक्टरलेस बोलता नहीं हूँ, तुम कैरेक्टरलेस होगी। तुम इस मुकाम पर तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उनका बिस्तर गर्म करके पहुंची हो ना। मैं इस मुकाम पर अपने दम पर पहुंचा हूं और सादी खान को किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए किसी के साथ अपना बिस्तर गर्म करने की जरूरत नहीं है। तुमने शादी खान को यह ऑफर दिया है ना, और मुझे छूने की कोशिश की है, जिसे छूने का हक सिर्फ उसकी साइलेंट गर्ल का है। मैं तुम्हें अभी जहन्नम वासिल कर सकता हूँ, बट वेट। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, एक घर में दो दो मैयत अच्छी नहीं लगेगी ना। भाई की मैयत में बहन का अश्क बहाना जरूरी है। अगर बहन मर जाएगी तो अश्क कौन बहाएगा? वैसे भी तुम्हें तो अपने छोटे भाई की मैयत तो नसीब हुई नहीं, बड़े भाई की ही मैयत में अपने अश्क बह लो। तुम्हारे माँ बाप अपने तीनों चिराग के बुझने पर ज्यादा गमजादा होंगे।
फिर सादी थोड़ा दूर खड़ा होकर उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता, नौशवा कारदार और रेहाब करदार की बहन, जैसे भाई वैसी बहन, हवस से भरे, अभी घर जाकर तुम अपने भाई की मेहनत का इंतजाम करो। बहुत जल्दी तुम्हारे भाई की मैयत तुम्हारे घर आने वाली है। जाकर घर में सफेद लिबास पहनकर अपने भाई की मैयत की तैयारी करो और आइंदा मेरे पास आए तो अभी जो हाल तुम्हारे भाइयों का हुआ है उससे बुरा हाल तुम्हारा होगा, क्योंकि सादी खान कभी धमकी नहीं देता, सीधा करके दिखाता है। सादी वहां से जाने ही वाला होता है तभी उस रूम में एकदम से कोई अंदर दाखिल होता है। उसकी पर्सनैलिटी ही बहुत अट्रैक्ट करने वाली थी, जिससे कोई भी अट्रैक्टिव हो जाए। फरहा तो उसे देखते ही रह जाती है। उसे अपने भाइयों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो अपनी हवस मिटाने थी। सादी एक नजर अपने सामने खड़े शख्स को देख बोलता है, यूजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूजे गुस्से में बोलता है, तुम मेरे ही दोस्त हो ना? मुझे शक हो रहा है, क्योंकि यूजे कभी खुद के साथ गुस्ताखी करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता, सीधा जहन्नम वासिल करता है, और तुम इस लड़की को छोड़ रहे हो जिसने तुम्हें इतना घटिया ऑफर दिया है। यूजे उस लड़की को बिना देखे बोलता है। वो अपनी नूरुलन के सिवा किसी लड़की को देखना मुनासिब नहीं समझता था। इस लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, यह इंसान के नाम पर कलंक है। वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दो को तो हमने इस पॉपुलेशन से आजाद कर दिया, एक और को कम कर देंगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यूजे ने ये बहुत ही गुस्से में बोला था, क्योंकि फरहा उसे अपनी हवस भरी नजरों से देख रही थी। यूजे अपनी पीछे खुसी गन को निकालता है और सीधा उसके पेशानी माथे के बीचों बीच सूट कर देता है। एक ही झटके में वह वही अपना दम तोड़ देती है। यूजे बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए बोलता है, अब करदार खानदान के तीनों चश्मों चिराग मार गए, अब मनाए वो इनकी मैयत का शोक। सादी उस लड़की की लाश को बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, अब उनका भी नंबर आएगा, अब इस पूरे खानदान का नमो निशान मिटेगा, एक एक करके सबको जहन्नुम वासिल कर दूंगा। सादी की आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। यूजे वही खिड़की से बाहर का मौसम देखता है, जहां बहुत तेज हवाएं चल रही थी और तेज बारिश भी हो रही थी। सुबह होने के बावजूद भी शाम पार रही थी। ऐसा लग रहा था ये मौसम किसी के टूटे दिल का हाल बता रहा है, लेकिन किसका ये पता नहीं, जिसका भी है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है। उस मौसम को देखकर सादी के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, आहिल भाई। उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने एक सीन घूमने लगता है। खान मैंशन। दुआ रमीजा के सामने बैठी थी। रमीजा उसे अपने हाथों से पास्ता खिला रही थी। दुआ चुपचाप बिना कुछ बोले सारा पास्ता खा लेती है। रमीजा दुआ को लिटा देती है। थोड़ी ही देर में दुआ नींद के आगोश में चली जाती है। वह सारी रात सोई नहीं थी, तो उसे ज्यादा टाइम में नहीं लगता सोने में। रामीजा दुआ को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसके रूम से बाहर चली जाती है। रमीजा रूम से निकलकर इधर उधर देख रही होती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी वह एक रूम के बाहर से गुजरती है। उसकी नजर उस रूम में रखी बहुत सारी बुक्स पर पड़ती है। इतनी सारी बुक्स देखकर अपने आप रामीजा के कदम उस रूम के अंदर बढ़ जाते हैं। इतनी सारी बुक्स देखकर रामीजा उन बुक्स में ही खो जाती है। वह खोई खोई सी उन बुक्स को देखते हुए बोलती है, यह खुद इतनी सारी नोवेल्स की बुक्स। वही उस रूम में कोई होता है जो उन नोवेल्स को तरकीब लाइन से लगा रहा होता है। एक नोवेल उसके हाथ में पड़ती है, जिसके कुछ पेज खुले हुए होते हैं। उसकी नजर एक लाइन पर पड़ती है। उस लाइन को देखकर वो वहीं बैठ उस नोवेल की उस लाइन को पढ़ने लगता है। मोहब्बत है, मोहब्बत थी, मोहब्बत ने मोहब्बत से वफा की। इश्क था किसी को, एक दूजे को हुआ इश्क, लेकिन किसी से ना इजहार हुआ। मोहब्बत थी या इश्क, उसे प्यार हुआ लेकिन उससे ना इजहार हुआ। इश्क की दास्तां है, मोहब्बतें इजहार होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इस इश्क की दास्तान में आगे पता चलेगा। वो लड़का उन लाइंस को पढ़कर बोलता है, ये तो बिल्कुल मेरी और माय साइलेंट गर्ल की स्टोरी की तरह है। मुझे मोहब्बत है पर उसका पता नहीं उसे मोहब्बत है कि नहीं, लेकिन मैं एक दिन उसे खुद से मोहब्बत करवा लूंगा। अपने इश्क की दास्तान को मैं पूरा करूंगा और अपने मोहब्बत को कभी कहीं जाने नहीं दूंगा। सादी को बातों में एक अलग ही जुनून था। सादी ने यह बात अपने मन में बोली थी, इसलिए वहां मौजूद रमीजा को उसकी बातें सुनाई नहीं देती। सादी के कानों में किसी की बहुत ही मीठी आवाज पड़ती है, या खुदा ये बुक्स कितनी सारी है, पूरी नोवेल्स की बुक्स है। काश कोई मुझे भी ऐसे नोवेल्स की बुक्स देता, मेरे से बोलता मेरे से शादी करना चाहते हैं। मैं उससे बोलती, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? फिर वो मेरे से बोलता, मैं तुम्हें नोवेल से भरी पूरी लाइब्रेरी दूंगा। मैं तो तुरंत ही उसको हाँ बोल देती। ये बोलते हुए रमीज की आंखों में एक अलग ही चमक थी। रमीजा आगे बोलती है, सच में मुझे एक नोवेल ज्यादा चाहिए। फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, नोवेल ज्यादा तो पढ़ने वाला होता है। फिर खुद से ही बोलती है, पढ़ने वाला नहीं, मुझे इतनी सारी नोवेल्स देने वाला चाहिए। बस वो मुझे मिल जाए और बोले मुझ शादी करना चाहता है।
और मुझे इतनी सारी नॉवेल्स देगा, मैं तुरंत ही उसे शादी के लिए हाँ कर दूं। वह इस बात से अनजान कि वहां कोई उसकी बातें सुन रहा है। वो अपनी बातें बोले जा रही थी। सादी रमीजा की बातें सुनते हुए बोलता है, हम तो मेरी साइलेंट गर्ल को नोवेल ज्यादा चाहिए। मैं इसे प्रपोज करूंगा और बोलूंगा, माय साइलेंट गर्ल, मैं तुम्हें नोवेल की एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनवा कर दूंगा। मेरी साइलेंट गर्ल मुझसे शादी के लिए तुरंत मान जाएगी और मेरी साइलेंट गर्ल की लाइब्रेरी दुआ की लाइब्रेरी के बगल में होगी। सादी खुद में ही ये सोच बहुत खुश हो रहा था। रामीजा अपनी बातें बोलते हुए आगे जा रही होती है, तभी उसका पैर बहुत सारी बुक्स से टकराता है और वह सीधा सादी के ऊपर गिर जाती है। रामीजा के हाथ सादी के कंधे में होते हैं और उसका पूरा वेट सादी के ऊपर होता है और उसका छोटा सा मुंह सादी के सीने में छुप जाता है। सादी तो रमीजा को देखता ही रह जाता है। वो रमीजा की ग्रे आइस में जब भी देखता था, वह एक अलग ही दुनिया में खो जाता था। उसे पता ही नहीं चलता था वह कितनी देर से उन आंखों में डूबा हुआ है। रामीजा को जब फील होता है वह किसी के ऊपर गिरी है तो वह अपना छोटा सा मुंह ऊपर कर देखती है। उसकी ग्रे आइज शादी की ग्रीन आइज से जा मिलती है। कुछ पल के लिए तो रमीजा भी शादी की ग्रीन आइज में खो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को होश में लाती है तो उसे एहसास होता है वह किसके ऊपर गिरी है और उसके हाथ किस जगह पर है। रामीजा सादी से मुंह बनाते हुए बोलती हैं, अगर आपका मुझे टुकुर टुकुर देखना हो गया हो तो हटे यहाँ से। सादी बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर गिरा हूँ या फिर तुम अपना यह भारी भरकम शरीर मेरे ऊपर गिरा कर बैठी हो। रामीजा मुंह बनाते हुए बोलती है, मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ कि आपकी यह हड्डियां टूट जाए, समझे? तो आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हैं। इतना बोल रमीजा उठने की कोशिश करती है, लेकिन दोबारा सादी के ऊपर गिर जाती है। सादी रामीजा को देखते हुए बोलता है, अब क्या हुआ, उठा क्यों नहीं उठ रही हो? रामीजा बोलती है, उठते बनता तो मैं उठ जाती, मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे से नहीं उठते बन रहा है। रामीजा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोलती है, मुझे आपके ऊपर ऐसे गिरने का कोई शौक नहीं है। सादी धीरे से बोलता है, शौक बना लो, मैं तो तुम्हें जिंदगी भर अपनी बाहों में थामने के लिए तैयार हूँ। रामीजा सादी को देखते हुए पूछती है, आपने कुछ कहा? सादी रमीजा की ग्रे आइज में देखते हुए बोलता है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो क्या है ना, यहाँ मच्छर ज्यादा हो गए हैं, शायद तुमको उनके भिन भिनाने की आवाज आ रही होगी। रामीजा बोलती है, आप इतने अमीर हैं, अब इतनी सी कंजूसी तो ना दिखाएं। आप अपने घर में मच्छरों को भगाने वाली दवाई डलवाएं ना, अब इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं होती है। सादी रामीजा की बात सुन बोलता है, मैं डलवाना तो चाहता हूँ लेकिन मामा ने मना किया है। वह कह रही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद घर में मच्छरों को भगाने वाली दवाई डलेगी, तब तक हमें ऐसे ही मच्छरों के साथ सोना पड़ेगा। रामीजा बोलती है, तो कर लेना शादी। सादी फटाक से बोलता है, तो तुम हाँ बोल रही हो? रामीजा बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? सादी जल्दी से खुद को करेक्ट करते हुए बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से उठो, अब तो मेरी हड्डियां दर्द करने लगी। रामीजा बोलती है, उठ ही तो नहीं पा रही हूँ, वरना मैं कब का उठ जाती, आपकी इन बाहों में गिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। सादी बोलता है, कल जो मेरी बाहों में तुम्हें जिंदगी भर आना है, आदत डाल लो माय साइलेंट गर्ल, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने आगोश में संभाल कर रखूंगा, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बात सादी ने बहुत ही धीरे से बोली थी, जो उसे भी खुद ढंग से सुनाई ना दी होगी। आपने ये जो 2.5 किलो के शोले डोले बनाए हैं ना, इनका थोड़ा यूज करें और मुझे थोड़ा सा यहाँ से साइड करें, रमीजा सादी से बोली। सादी रामीजा को उठा अच्छे से वहीं रखी एक चेयर में बैठा देता है और खुद नीचे बैठ रमीजा का पैर छूने लगता है। रमीजा तुरंत ही अपना पैर पीछे कर बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? दिखाओ अपना पैर। सादी दोबारा रमीज का पैर छूते हुए बोला। आप क्या करे रहे हैं? छोड़े मेरा पैर, रमीजा बोली। दिखाओ अपना पर, और कस के पकड़ कर रमीजा का पैर अपने लैप पर रख लेता है, और अगर तुमने इस पैर को 1 इंच भी यहाँ से वहाँ हिलाया तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, समझी? और फिर यहाँ से वहाँ हिलने लायक भी नहीं बचोगी, सादी गुस्से में बोला। रामीजा मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सादी रमीजा का पैर देखता है, जिसमें स्वेलिंग आ गई थी और वो रेड भी हो गया था। सादी रामीजा को अपनी बाहों में उठा लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, रामीजा हड़बड़ाते हुए बोली। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ थोड़ा रोमांस कर लूं। वो क्या है ना, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, तुम हील बिल भी नहीं पाओगी, और अभी मैं सिंगल बंदा हूँ और हॉट भी हूँ, और तो और लड़का भी हूँ। अब मेरी नियत तुम्हारे ऊपर फिसल गई है, अब मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। सादी रमीजा को अपनी बाहों में लिए वहां से जाता हुआ बोला। यह आप क्या बोल रहे हैं? आपको जरा सी शर्म नहीं आती है? मैं आपकी बहन की कजन हूँ, आप ऐसे कैसे गंदी बातें कर सकते हैं मुझसे? रमीजा गुस्से में बोली।
तुम क्या इस टूटे हुए पैर को लेकर इस रूम से बाहर निकल पाओगी? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, चुपचाप से मुंह बंद करके बैठो, सादी हल्के गुस्से में बोला। आप ये बात प्यार से भी तो बोल सकते थे, रामीजा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। रामीजा की नजर सादी के अट्रैक्टिव फेस में पड़ती है, जिसमें एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर फिर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। पतले गुलाबी जैसे होंठ, पतले नाक, जबड़े कसे हुए, उनमें हल्की बियर्ड, ग्रीन आइज, जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। रामीजा तो उनमें खो ही गई थी। सादी रामीजा को अपने रूम में ले जा अच्छे से बेड में बिठा देता है और उठने लगता है, लेकिन रामीजा की पकड़ तो सादी की बॉडी में टाइट थी, जिससे वो दोबारा रामीजा के ऊपर झुक जाता है। रामीजा तो सादी की हॉट बॉडी में खो ही गई, उसे पता ही नहीं चला कब वो दूसरे रूम में आ गई। सादी रामीजा के आगे आती हुई लटों को पीछा कर रामीजा के कान में धीरे मगर बहुत ही मदहोश भरी आवाज में बोलता है, तुम मुझे किस करना चाहती हो? यू वॉन्ट टू किस मी? सादी की बात सुन रामीजा इधर उधर देखने लगती है। उसे अब एम्बारेसमेंट फील हो रही थी। वो कैसे एक लड़के को ऐसे ताड़ सकती थी? फिर खुद से ही बोलती है, कैसे ना ताड़े कोई इन्हें, इतने हैंडसम, हॉट और सेक्सी जो हैं। रामीजा अपने ख्यालों में गुम थी। सादी आराम से बिना रामीजा को दर्द दिए उसके पैर में पेन रिलीफ स्प्रे कर देता है। रात का वक्त, दुआ आराम से अपने रूम में सो रही थी। उसकी आंखों के कोनों से अभी भी हल्के हल्के अश्क बह रहे थे। दुआ के रूम में एक काली परछाई दाखिल होती है। वो दुआ के सिरहाने बैठ उसके सर को सहलाने लगती हैं। उस परछाई की आंखों में नमी छाई हुई थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे पता नहीं वह भी कितना रोया हो। इस बारिश, आंधी, तूफान के मौसम में उसका दिल भी रोया हो। कितना रोया हो, आज मौसम का हाल इतना अजीब था। ना जाने कितनों का दिल टूटा हो, कितने दिल जुदा हुए हों, कितने दिल रोए हों। आज मौसम उन सबके हालों को बयां कर रहा था। वह परछाई नाम आंखों से दुआ से बोलती है, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दिया और मेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से तुम्हें इस अजियत से गुजरना पड़ रहा है। तुम्हारी इस अजियत की वजह मैं हूँ। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, मुझे ऐसे तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देना चाहिए था। मेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से तुम्हें इन अजियतों से गुजरना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इस गलती की माजरत चाहता हूँ। मुझे ध्यान देना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोल वह परछाई वही दुआ के बगल में लेट जाती है और उसके सर को सहलाने लगती है। उस परछाई की आंखें गुस्से में लाल थी, जैसे वह अभी हर चीज को जला के राख कर देगा। उसका यूं सहलाना दुआ को बहुत अच्छा लग रहा था। वह उस परछाई की तरफ अपनी करवट ले लेती है और एक हाथ उस परछाई की कमर में डाल अपना छोटा सा मुंह उसके सीने में छुपाया आराम से सो जाती है। दुआ को उस परछाई की मौजूदगी बहुत ही सुकून दे रही थी। उसे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। दुआ उस परछाई को कस के पकड़ बिल्कुल उसी में सुकड़ कर सो जाती है। उस परछाई को भी दुआ को खुद को ऐसे छूना सुकून पहुंचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर मेंशन में जुमर अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था ये घबराहट उसे किस चीज की हो रही है। जुमर के रूम में कोई धीरे से दाखिल होता है और फिर जुमर के पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही जुमर पीछे मुड़ती है, वह उस शख्स से टकरा जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। जुमर उस शख्स को देख गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे तुम मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो? निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर तुम आ गए लड़ने। वो शख्स बिना कुछ बोले अपने कदम आगे लेने लगता है। उस शख्स की ऐसी हरकत देख जुमर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। कुछ ही दूरी में जुमर दीवार से सट जाती है। जुमर वहां से निकलने लगती है। वो शख्स उस साइड हाथ रख लेता है। जुमर दूसरी साइड से निकलने को करती है, तो वो शख्स उस साइड भी हाथ रख देता है और अपने दोनों हाथों से उस जगह को ब्लॉक कर देता है। जुमर गुस्से में उस शख्स को देखते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। इतना बोल वो उस शख्स को धक्का देने लगती है, लेकिन एक सख्त पर्सनैलिटी वाले लड़के को हिलाना जुमर जैसी कसम कली के बस की बात नहीं थी। वो शख्स जुमर के हाथ को कस के मोड़ उसकी कमर में लगा बिल्कुल अपने करीब कर बोलता है, आज दुआ की जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से है। वह आज जिस अजियत से गुजर रही है, उनमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। दुआ का नाम सुन जुमर की आंखों में अश्क आ जाते हैं। वह बोलती है, दुआ, किन अजियतों की बात कर रहे हो तुम? बताओ क्या हुआ है दुआ को? वो शख्स गुस्से में बोलता है, मेरे सामने यह अपने ड्रामा मत करना। मुझे तुम्हारे ये ड्रामा अच्छे से पता है। मैं पहले वाला शाजिम नहीं हूँ जो तुम्हारे इन अशकों को देख कर पिघल जाऊं। अब मुझे तुम्हारे इन झूठे अशकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अच्छे से समझ गया हूँ। तुम एक नंबर की झूठी हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन इतनी अजियत तकलीफ में है। उसकी आंखों में हम भाइयों को एक अशिक तक बर्दाश्त नहीं।
तुम्हारी वजह से वो कल रात से अपने अश्कों को बेतहाशा बहाए जा रही हैं। जुमर अपने एक हाथ से अपने उन बहते हुए अश्कों को पोंछते हुए बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मुझे तो पता भी नहीं है दुआ के साथ कल क्या हुआ है। प्लीज बताओ ना दुआ को क्या हुआ है। प्लीज शाजिम मुझे उससे मिलवा दो, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। प्लीज शाजिम प्लीज मुझे उससे मिला दो। जुमर शाजिम के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है। दुआ की फिक्र में जुमर को अपना दर्द भी नहीं दिख रहा था, जिसे शाजिम ने बहुत ही बेरहमी से मोड़कर उसकी कमर में लगाया हुआ था। उसे इस दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ दुआ की फिक्र हो रही थी। उसे बस उसी के ही ख्याल आ रहे थे। यही सोच बस उसकी आंखों से अश्क बहते जा रहे थे। उसे तो ये भी नहीं पता था शाजिम उस पर किस चीज का इल्जाम लगा रहा है, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं है, और दुआ के साथ क्या हुआ ये भी उसे नहीं पता था। जुमर दोबारा शाजिम से पूछती है, प्लीज बताओ दुआ को क्या हुआ है उसके साथ। तुम लोग कल रात भी आधी पार्टी छोड़कर चले गए थे। प्लीज बताओ दुआ के साथ क्या हुआ है। अब तुम्हारी ये चुप्पी, तुम्हारा मुझ पे बार बार इल्जाम लगाना, जो मैंने किया ही नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज बताओ दुआ के साथ कल क्या हुआ था। शाजिम जुमार को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, तुम इतना सब करने के बाद भी इतनी इनोसेंट कैसे बन सकती हो। सब तुम्हारी गलती है। न तुम हमारी बहन को हमसे दूर कर उसे अपने साथ इधर घुमाती, न ही उसे तुम्हारे मेंशन को देखने की क्यूरियोसिटी जागती, न ही उसके साथ यह सब होता। शाजिम आगे बोलना जारी रखता है, कल जो कुछ भी हुआ मेरी बहन के साथ, उसमें 90% गलती तुम्हारी थी। पता नहीं वह मेरी बहन के साथ कल क्या कर देता। ये सुन कि दुआ के साथ किसी ने बदतमीज की गई, जुमर की आंखों से बेइंतहा अश्क बहने लगते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जुमर को कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है। एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसने उस लड़की का दुपट्टा उससे अलग कर कहीं दूर फेंक दिया था। वो लड़की अपने दोनों हाथों से खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। उस लड़के ने उस लड़की की दोनों बाजू फाड़ दी थी और जबरदस्ती उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ो दिए थे। वह लड़की खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वह खुद को छोड़ नहीं पा रही थी। वह लड़का जैसे ही उस लड़की के कपड़ों को पकड़ उस लड़की के जिस्म से अलग करने को करता है, तभी कोई आकर उस लड़की को बचा लेता है और उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है, जिससे उस लड़के के मुंह नाक सब कहीं से खून बहने लगता है। झूमर को एकदम से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। वही शाजिम को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था ये अचानक जुमर को क्या होने लगा। जुमर वही शाजिम की बाहों में झूल जाती हैं। शाजिम जुमर को एकदम से ऐसा देख, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। उसे पता ही नहीं चलता कि यह क्या हो रहा है, और जुमर एकदम से बेहोश कैसे हो गई। शाजिम जुमर को अपनी बाहों में उठा बेड में अच्छे से लेटा देता है और उसके हाथों और पैरों को मलने लगता है। शाजिम को समझ ही नहीं आ रहा था जुमर के साथ यह क्या हुआ। वो ऐसे तो नहीं थी, वह इतनी सी चीजों में बेहोश नहीं होती थी। जुमर को पहले भी पैनिक अटैक्स आए थे, लेकिन वो बेहोश नहीं होती थी। ये पैनिक अटैक कुछ अलग था। कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में जुमर मुझे बताना नहीं चाहती। कुछ तो हुआ है। शाजिम ये सब सोच रहा होता है। शाजिम वहां से थोड़ा दूर हो किसी को कॉल लगाता है। तुरंत ही कॉल उठा लिया जाता है। शाजिम देरी मगर डरावनी आवाज में बोलता है, मुझे जुमर जहांगीर की सारी हिस्ट्री चाहिए। वह इन 4 साल में कहाँ थी, किससे मिली, उसके साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ समझे। अगर तुमने एक भी जानकारी निकालने में जरा सी भी लापरवाही की, या मुझसे कुछ छुपाया या झूठ बोला तो तुम जानते ही हो शाजिम खान को धोखे और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। शाजिम सामने वाले शख्स को धमकी देते हुए बोलता है और कॉल कट कर देता है। वही कॉल की दूसरी तरफ जो शख्स था, सिर्फ जहांगीर सुनकर के ही उसके पसीने आने लगे थे, उसके हाथ भी थर थर कांपने लगे थे। वह खुद से ही बोलता है, इस इंसान ने मुझे किसकी जानकारी निकालने को बोल दिया। अगर उस जल्लाद को पता चल गया कि मैं जहांगीर खानदान के किसी मेंबर की जानकारी निकाली है, वह तो मुझे जिंदा ही जहन्नम की सारी सजाएं दे देगा। और अगर से नहीं निकला तो ये जल्लाद भी मेरे साथ वही करेगा। या खुद आपने मुझे किन लोगों के बीच फंसा दिया है। मुझ मासूम की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, लगता कुंवारा ही मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा। को ऊपर देख खुदा से शिकायतें करते हुए बोलता है। वो खुद को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। उसे अभी भी डर लग रहा था। शाजिम जुमर के बिल्कुल करीब बैठ जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। वो बस खाली आंखों से एक तक जुमर को देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल के किसी कोने में दर्द हो रहा था। उस दर्द का उसे भी पता नहीं था। शाजिम खुद से ही बोलता है, 4 साल पहले मैंने तुम्हें भुला दिया था, पर तुम्हें यूं अजियत में देखकर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों मुझे तुम्हारे दर्द से फर्क पड़ रहा है।
जब तुम्हें मेरी तकलीफों से, मेरे दर्द से फर्क नहीं पड़ा तो मुझे क्यों पड़ रहा है? मैं बोलता हूँ, मुझे तुम्हारे इन इश्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे इन इश्कों से फर्क पड़ता है। शाजिम की आंखों में कुछ तो था जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मोहब्बत थी या कुछ और जिसे शाजिम भी नहीं समझ पा रहा था। शाजिम वहीं हेड रेस्ट में अपना सर टिका एक तक बस जुमर को ही देखता रहता है। उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह का वक्त, जुमर की आंखें खुलती है तो उसकी आंखों के सामने शाजिम का चेहरा आ जाता है। जुमर की निगाहें शाजिम के चेहरे पर ठहर जाती है, जो वहीं बैठे बैठे ही सो गया था। जुमर एक तक शाजिम के चेहरे को देखे जा रही थी। पतली नाक, पतले होंठ, बिल्कुल ग्लोइंग चेहरा। सोने में भी उस नूरानी चेहरे की चमक बरकरार थी। उस पर हल्की सी बियर्ड, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। कोई लड़की उसे देखे तो अपने आप ही उसकी ओर खींची चली जाए। फिर जुमर क्या थी? वह तो उसकी 6 साला मोहब्बत में कैद थी। मजबूरन उसे 4 साल पहले उसे छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन अभी भी वह उसी की ही मोहब्बत में कैद थी। 6 साल मोहब्बत कुछ कम नहीं होती। 6 साला मोहब्बत, 4 साल इस मोहब्बत का इंतजार, और अभी भी इंतजार के बाद एक न होना। शाजिम के चेहरे को देख जुमर की आंखों में नमी छा जाती है। जुमर खुद से ही बोलती हैं, सॉरी मेरे डमरू, मुझे माफ कर दो। मजबूरी थी मेरी उस वक्त जाना, लेकिन तुम मेरी उस मजबूरी को समझ नहीं पाए। दुआ करूंगी तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो, मेरे मजबूरी को कभी समझो। जुमर इतना बोल ही रही थी कि शाजिम की आंखें खुलने लगती है। शाजिम की आंखों को खुलता देख जुमर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शाजिम वहां से उठ बिना जुमर से कुछ कहे सीधा वहां से चला जाता है।